हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेल के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में जानेंगे बेल का मतलब क्या होता है, बेल कितने प्रकार की होती है, बेल कब कब एक एक्यूज पर्सन को दिया जाता है, और विद टाइम हमारी जो बेल की जूरिस्प्रूडेंस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं। क्योंकि आप जानते हो जो भी हमारे लॉ में लिखा है या बेल एक्ट में लिखा है वो चीज फाइनल नहीं होती है। समय के साथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है विद चेंजिंग टाइम, विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट भी करती है। तो क्या क्या इंटरप्रिटेशन अभी तक दी गई हैं वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, जो बेल होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद रिगार्ड टू द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एन अक्यूज पर्सन। तो अगर आप एक लेमन पर्सन हो जो बेल के बारे में जानना चाहता है, या फिर आप एक लीगल एक्सपर्ट हो, या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी तरह के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल की डेफिनेशन से। बेल आखिरकार होता क्या है? तो गाइस, आप जानते हो कि जुलाई 1, 2024 से हमारे नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए थे। पहले सीआरपीसी चलता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, जहां पे बेल के प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोसीजर दिया गया है कि कोर्ट किन किन केसेस में एक व्यक्ति को बेल देगी। तो जो हमारी पुरानी जो प्रोसीजर लॉ था सीआरपीसी, वहां पे बेल का कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया था। वहां पे सिर्फ डिफाइंड था कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। लेकिन जब से हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, बीएनएसएस लागू हुआ है, तो यहाँ पे बेल की भी डेफिनेशन दी गई है, बॉन्ड की भी डेफिनेशन दी गई है, बेल बॉन्ड की भी डेफिनेशन दी गई है। तो देखिए, बेसिकली बेल का सिंपल सा मतलब होता है द रिलीज ऑफ एन अक्यूज फ्रॉम द लीगल कस्टडी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है कि मैंने मर्डर किया हुआ है, या फिर रेप किया हुआ है, या फिर कोई थेफ्ट किया हुआ है, और इन एलिगेशंस के चलते मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और पुलिस आके मुझे अरेस्ट करके ले जाती है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो एलिगेशन मेरे खिलाफ लगाया गया है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस में लगाया गया है, और जो क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एक्ट कमिट किया है वो उस जो विक्टिम है जिसके खिलाफ मैंने कमिट किया उसके लिए तो खतरा था ही, प्लस सोसाइटी के खिलाफ भी हमारा मतलब वो खतरा था, और इसलिए मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया क्योंकि मैंने क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कमिट किया है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा ये भी कहता है कि आई विल बी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब अगर एक अक्यूज पर्सन है, जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उस अक्यूज पर्सन ने ये क्राइम किया है, तब तक उसको कानून की नजर में बेगुनाह माना जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ये भी आता है कि जब तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि मैंने एक क्राइम किया है, तब तक आप मुझे जेल में कैसे रख लेते हो। इनफैक्ट हमारा जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमको गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पे ये चीज भी वायलेट हो रही है। और गाइस, इसी की वजह से ये जो बेल है इसका कॉन्सेप्ट लेके आया गया था कि ये जो दोनों तरफ की डिमांड है, जैसे मैं अक्यूज पर्सन हूँ, मैंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है तो मेरे को जेल में डालना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी एक राइट भी है, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम। ऑन द अदर हैंड एलिगेशन लगा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, तो सोसाइटी की भी नीड है। मतलब यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट है कि ऐसे व्यक्ति जेल में होने चाहिए, बाहर रहेंगे तो सोसाइटी के लिए खतरा है। तो यहाँ पे दोनों की नीड्स को सेटिस्फाई मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेल का कॉन्सेप्ट आता है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के कमलापति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में भी यही चीज कहा था कि जहाँ पे एक नीड है एक अक्यूज पर्सन की कि उसको उसकी पर्सनल फ्रीडम मिलनी चाहिए जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है, तो दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेल का कॉन्सेप्ट आता है। और इसी इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट भी काफी सारे केसेस में बोल चुकी है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। क्योंकि आप जानते हो हमारे इंडिया में काफी सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अराउंड 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और काफी सारे जो जेल में प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, मतलब उनका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल खत्म ही नहीं हुआ है, मतलब उनका गिल्ट तो अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है। इसीलिए उनको वहां पे बेल देना जरूरी है, उनको कस्टडी से रिलीज करना जरूरी है। अब चलिए, जो बीएनएसएस जो हमारा नया कानून आया था उसमें जो बेल की डेफिनेशन एग्जैक्ट दी है उसको जान लेते हैं। तो सेक्शन 2B बीएनएसएस का बेल को डिफाइन करता है। क्या है? बेल मींस रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। मतलब बेल मतलब सिंपली रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। कैसा पर्सन है? जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने ये क्राइम किया हुआ है, या फिर उसके ऊपर शक है कि उसने ये हीनस क्राइम कमिट किया है और उसके ऊपर एफआईआर हुई है, पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके गई। तो बेल के द्वारा उसको वहां पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, जो कि कोर्ट लगाती है उस अक्यूज
पर्सन के ऊपर, ताकि जो ट्रायल है वो एफिशिएंटली रन कर पाए। इसके बाद सेक्शन 2D आप देख सकते हो, बेल बॉन्ड के बारे में बात करता है। मीन्स एंड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड देखिए बेसिकली एक एग्रीमेंट होती है जो कि कोर्ट करवाती हो सकती है उस पर्सन से, जिसमें काफी सारी कंडीशंस होती है कि आप बेल मिलने के बाद, जेल से निकलने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे, एविडेंस टैंपरिंग नहीं करोगे, विटनेस टैंपरिंग नहीं करोगे, आप विटनेस को धमकाओगे नहीं, आप इंडिया से भागने की कोशिश नहीं करोगे। तो ये सारी कुछ कंडीशंस होती है जो कोर्ट लगाती है, वो कोर्ट डिसाइड करती है क्या क्या कंडीशन लगाना है। इसके बाद सेक्शन 2E बॉन्ड को डिफाइन करता है। बॉन्ड बेसिकली वही है, बस यहाँ पे श्योरिटी का रूल नहीं होता है। बेल बॉन्ड में श्योरिटी का रूल होता है, 2 श्योरिटी लगती है, और जो बॉन्ड है वहाँ पे श्योरिटी नहीं लगती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने गाइस बेल को समझ लिया। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना पड़ेगा ताकि हमको बेल और अच्छे समझ में आए। बेसिकली क्या है, ऑफेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जो BNSS में मेंशन्ड है कि ये बेलेबल ऑफेंसेस है, वहां पे उसकी पूरी एक लिस्ट है। अब बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज पर्सन के लिए एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है कि यहाँ पे जो उसका बेल होता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा, कि अगर मैंने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में ही वो मुझे बेल दे देंगे क्योंकि मैंने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। वहां पे मेरी वो राइट है, वो मुझे डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में यही चीज रिवर्स हो जाती है। बेलेबल ऑफेंस में वो ऑफेंसेस होते हैं जो उतने हीनस नहीं होते, छोटे मोटे क्राइम हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपके हीनस वाले पार्ट आ जाते हैं, जो काफी ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं। यूजुअली ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे सजा होती है 3 साल या उससे ज्यादा, तो इसमें आपका रेप, मर्डर एक्सेट्रा ये सब वहां पे कवर हो जाता है। तो इन केसेस में बेल अक्यूज पर्सन का एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। यहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, केस टू केस डिपेंड करेगा, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, एविडेंस पे डिपेंड करेगा, और तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को बेल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि अक्यूज का नेचर कैसा है, क्या वो पहले भी क्राइम कर चुका है, या इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर ये जेल से निकल जाएगा तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन में तो हिंड्रेंस नहीं लाएगा, क्या ये एविडेंस टैंपरिंग तो नहीं करेगा, क्या ये विटनेसेस को तो धमकाएगा नहीं, या ये इंडिया से तो भाग के तो नहीं चला जाएगा। अगर ये सब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगा तो वहां पे कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल भी बेल नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो आपको मतलब मुझे बेल ग्रांट करे। तो यहाँ तक गाइस आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेल ग्रांट करते समय इन नॉन बेलेबल केसेस कोई फिक्स रूल नहीं है। यहाँ कोर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे केस टू केस डिपेंड करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उस अक्यूज पर्सन की, उसको भी कोर्ट को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है कि अगर इसने बहुत ही ग्रेव क्राइम किया हुआ है तो उसको वहां पे छोड़ना नहीं चाहिए। अब चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह की बेल होती है। एक तो रेगुलर बेल होती है, एक इंटरिम बेल होती है, एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, और एक डिफॉल्ट बेल होती है जिसको स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। अब रेगुलर बेल, इसके नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बेल है। आदमी अगर अरेस्ट हो गया है, कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगाएगा कि हमको भैया बेल दे दीजिए, ये हमारा केस है, कोर्ट को सही लगेगा तो वहां पे बेल दे देगी। इसके बाद जो एंटीसिपेटरी बेल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल है। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एंटीसिपेशन इसके नाम में आ रहा है। तो यहाँ पे वही रूल है कि अगर अक्यूज पर्सन को लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, देयर इज एन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, कि कोई ऑफेंस हुआ है, उसको लगता है पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, और उसको लगता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया हुआ है, तो कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल वहां पे फाइल कर सकता है फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। बेसिकली ये एक प्री अरेस्ट बेल होती है। रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल में बेसिक डिफरेंस यही है कि रेगुलर बेल जो मिलती है वो अरेस्ट होने के बाद, जब अक्यूज कस्टडी में चला जाता है तब मिलता है, और जो एंटीसिपेटरी बेल है वो बिफोर द अरेस्ट होता है। तो अरेस्ट के बाद एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल कर सकते हैं, बिफोर अरेस्ट ही ये काम करता है। अब ये एंटीसिपेटरी बेल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे बहुत ज्यादा किए जाते हैं। अब इसको भी मतलब ये शुरुआत से सीआरपीसी में नहीं था ये एंटीसिपेटरी बेल। 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1969 में इसका पहली बार जिक्र किया गया था। उस समय क्या होता था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे ना, वो अपने अपोजिशन लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्जी मुकदमा करने लगे, फर्जी केस कर देते, तो वहां पे लोग अरेस्ट हो जाते थे। तो काफी ज्यादा इससे दिक्कतें आ गई। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया। कोर्ट यहाँ पे देखे कि भैया रीजनेबल ग्राउंड है इस व्यक्ति को अरेस्ट करने का कि नहीं है। अगर एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे ग्रांट हो जाती है तब तो बल्ले बल्ले हैं, यहाँ पे उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट जो केस किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। पुलिस वाला बुला रहा है अगर पूछताछ करने के लिए तो वहां पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाएगी, फिर से आप जेल में आ जाएगी। तो अगर आप सही होगे तो एंटीसिपेटरी बेल में जो भी कोर्ट ने कंडीशंस रखे हैं आप उसको फॉलो करोगे, अगर आप अपने एंड से सही हो। तो ये चीज है एंटीसिपेटरी बेल की। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटरिम बेल का। इंटरिम बेल
बेल नाम से पता चल रहा है टेम्पोररी बेल है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में दिया जाता है। इनफैक्ट जितनी भी बेल मैं बात कर रहा हूँ सब नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही दिए जाते हैं। अब बेसिकली जो इंटरिम बेल है ये बीएनएसएस में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर है एंड विद समय कोर्ट की ये प्रैक्टिस हो गई इंटरिम बेल देने। कब देने के लिए? बेसिकली जो अक्यूज पर्सन है, अगर उसकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन या फिर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ने उसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं दिया है, तब तक के लिए कोर्ट वहाँ पे इंटरिम बेल दे देती है ताकि अक्यूज पर्सन वहाँ पे अरेस्ट ना हो। अब ये बेल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है जो कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड हैं। अगर कोई भी ऐसी केस कर देगा वो जेल चले जाएंगे, ना ही उनकी एंटीसिपेटरी बेल अभी सुनवाई हुई है, ना रेगुलर बेल हुई है, तो ऐसे तो फिर उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इंटरिम बेल वहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। हालांकि इसको एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, अगर एक्सटेंड नहीं कराया तो वहाँ पे पुलिस आके विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, ग्रांट हो जाएगी, तो वहाँ पे इंटरिम बेल वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद गाइस आता है स्टैट्यूटरी बेल, इसका दूसरा नाम है डिफॉल्ट बेल। इसको हम लोग एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब बस, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब भी एफआईआर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अगर विद इन प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन अगर पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है कोर्ट में, तब वहां पे अक्यूज जो होता है उसको वहां पे डिफॉल्ट बेल दे दिया जाता है। तो ये चीज है। आई होप अभी तक वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया तो उससे आपको बेल के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। अब चलिए चलते हैं बेरेट की तरफ, एग्जैक्ट प्रोविजंस देखते हैं बेल के लिए क्या दिए गए हैं और उनको वहां से अच्छे से समझते हैं। इसके बाद हम लोग केस लॉस के ऊपर भी आएंगे। तो गाइस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, पैड की स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये आपका जो बेल के जो प्रोविजंस हैं चैप्टर 35 ऑफ बीएनएसएस में देखने पड़ेंगे, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 478 से, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। बेल बेसिकली ये बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। तो उसका सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और is brought before a court and is prepared at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceedings before such court to give bail, such person shall be released on bail। सिंपल सा मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं हुआ है, ना ही he is detained without warrant by an officer in charge of a police station, और जब तक वो कस्टडी में पुलिस में वो तैयार है बेल कराने के लिए, तो उसको वहाँ पे बेल मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड शैल यहाँ पे यूज हुआ है, तो वहाँ पे उसको बेल मिलेगी। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन दिया है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर जो अक्यूज पर्सन है वो इंडिजेंट है, मतलब गरीब है, एंड इज अनएबल टू फर्निश श्योरिटी, मतलब श्योरिटी नहीं ला पा रहा है, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो वहाँ पे उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के वहाँ पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रोवाइजो का एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनएबल है टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड बन जाएगा फॉर दैट ऑफिसर इन चार्ज या फिर कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस प्रोवाइजो। तो उसको वहाँ पे मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये तो इंडिजेंट है। एक और यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of subsection 3 of section 135 और section 492। section 492 कैंसलेशन ऑफ बेल के बारे में बात करता है, और जो section 135 है वो जब उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे section 135 है, तब उसके बारे में मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। अभी यहाँ से वहाँ पे जंप करूंगा तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो जाएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप उस सेक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद जो इसका सब सेक्शन 2 है बेसिकली यही बात करता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ा गया है, उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है या वायलेट करता है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको फिर से अरेस्ट करवा सकती है और उसकी वहाँ पे बेल कैंसिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 479 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, ये अभी बीएनएसएस में इसको ऐड किया गया है। बेसिकली इस सेक्शन को इंक्लूड करने का ये यहाँ पे लॉजिक था कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे देश में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए कुछ उस इंटेंशन से इस सेक्शन को लाया गया था। क्या कहता है? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। तो इसका पहला जो पैराग्राफ है वो तो सिंपल सी यही चीज कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इंक्वायरी चल रही हो या फिर ट्रायल चल रहा हो, और उसके खिलाफ जो केस चल रहा है वहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ नहीं है, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस जो केस चल रहा है उसमें उसने जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसका आधा समय ऑलरेडी जेल में काट दिया है, तो उसको वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा और उसको वहां पे बेल मिल जाएगी। मतलब
जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा कोई एलिगेशन लगा है जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम पनिशमेंट उस कानून में दिया गया है 10 साल, और मैं ऑलरेडी मतलब ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं 5 साल से ऐसी अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के वहाँ पे जेल में हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही 5 साल काटूंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि मुझे बेल पर बाहर कर दो। अब यहीं पे अगर मर्डर रेप जैसे केस होते हैं जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ का प्रोविजन है, तो वहाँ पे ये चीज लागू नहीं होगी। पहला पैराग्राफ ये चीज कह रहा है। दूसरा पैराग्राफ ये कहता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल फिर से ले लीजिए, मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है, बिल्कुल क्लीन हिस्ट्री है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ केस में फंस गया मैं, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उस सेक्शन में जिसमें मुझे चार्ज किया गया है उसका 1/3 मैंने अगर काट लिया है तो मुझे वहां पे छोड़ दिया। तीसरे पैराग्राफ में एक और एक्सेप्शन दिया है जहां पे कोर्ट के पास एक पावर है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो व्यक्ति है, जो अक्यूज पर्सन है, उसने अगर आधा सेंटेंस काट लिया उसके बाद भी उसका कंटिन्यू करना चाहिए इनकैर्सरेशन, तो वहां पे कोर्ट उसको भी ऑर्डर कर सकता है और रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड। तो ये चीज है। इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है अगर उसने अपने मैक्सिमम पनिशमेंट जितना ही टाइम जेल में काट लिया है तब तो उसको जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको वहां पे रिलीज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 10 साल का सबसे ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट मेरे ऊपर है, मैंने 10 साल जेल में काट लिया, ट्रायल अभी भी चल रहा है, रिजल्ट उसका आया नहीं है, तो वहां पे मुझे रिलीज कर दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये भी है कि अगर जो डिटेंशन का जो पीरियड है उसमें अगर कोई डिले आ जाता है और वो डिले मेरी वजह से है तो उसको वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा उस ड्यूरेशन में। अब सब सेक्शन 2479 का ये कहता है कि जो कुछ भी सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि आधा सजा काट लो छोड़ दो या 1/3 काट दो छोड़ दो, उस सबको इग्नोर करो। अगर मेरे खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें मतलब मेरे ऊपर चार्जेस मल्टीपल केसेस में है, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मेरे ऊपर जो, और मेरे ऊपर जो ऑफेंसेस का जो चार्ज है वो मल्टीपल ऑफेंसेस के चार्ज, इस केस में मेरे को बेल नहीं मिलेगी। ये सब सेक्शन 2 कहता है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर मैंने अपना आधा सजा काट लिया या 1/3 सजा काट लिया तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को मुझे एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी कि मुझे छोड़ दो बेल। तो ये चीज था सेक्शन 479 में, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब चलिए 480 पे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बेल के बारे में बात करता है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो इसका सब सेक्शन 1 सिंपल सा ये कहता है कि अगर मेरा केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने नहीं है, हाई कोर्ट के सामने नहीं है, किसी और अन्य कोर्ट के सामने है, ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने है, और जो मैं एक्यूज बना हूं मेरे ऊपर एक मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है और मेरे को कोर्ट के सामने वहां पे पेश किया गया है, तो कोर्ट में ग्रांट मिया बेल। यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा हुआ है मे है, तो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था पहले, नॉन बेलेबल केस में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है बेल देना या ना देना, तो बेल दे सकती है। बट यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2। पॉइंटर 1 कहता है सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो मेरे ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हैं, एज अ रीजनेबल ग्राउंड भी बन रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें मैक्सिमम सजा डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उस केस में कोर्ट का इंक्लिनेशन ये रहेगा कि मुझे बेल ना दिया जाए। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि केस ऐसा है कि जो ऑफेंस मैंने किया है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके साथ ही साथ मेरा प्रीवियस कन्विक्शन भी हो चुका है जहां पे सजा, उस ऑफेंस में सजा कम से कम 7 साल थी। यहाँ पे आपको काफी सारे दिख रहे होंगे, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 इयर्स और मोर। तो यहाँ पे 7 इयर्स से आप याद कर सकते हो, 7 इयर्स के ऊपर तो सभी आ जाता है। तो ये चीज है कि अभी जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें मेरे ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। इससे पहले मेरे ऊपर एक और केस चल चुका है जहां पे मेरा कन्विक्शन भी हो चुका है, विच वॉज पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 इयर्स। यहाँ पे डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कवर हो गया। या फिर और देखिए, और ये कंडीशन लगी, ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 और मोर ओकेजन्स ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स और मोर बट लेस देन 7। ठीक है, 7 साल वाले में मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है, बट पिछली 2 या 3 दफा या फिर उससे ज्यादा भी मेरे ऊपर केस चल चुके हैं, वहां मैं कन्विक्ट हो चुका हूं जहां पे पनिशमेंट कम से कम 3 साल थी और ज्यादा 7 साल थी। तो उस केस में भी कोर्ट मुझे बेल नहीं देगी। तो ये चीज है। अब चलिए एक्सेप्शंस के ऊपर आ जाते हैं। इधर 4 प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि ये जो कंडीशंस ऊपर दी गई है, तो वहां पे अगर अक्यूज पर्सन एक महिला है या फिर एक बच्चा है या फिर एक सिक पर्सन है या फिर इन्फर्म है, तो वहां पे भी कोर्ट उन कंडीशंस के बावजूद वहां पे बेल ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि क्लॉज 2 अगर किसी के ऊपर लागू भी हो रहा है, मतलब सॉरी, जो पॉइंटर 2 है वो किसी के ऊपर लागू हो रहा है, तब भी वहाँ पे कोर्ट किसी अदर स्पेशल रीजन की वजह से उस अक्यूज पर्सन को वहाँ पे बेल दे सकती है। इसके बाद जो प्रोविजो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट मेयर द फैक्ट दैट एन अक्यूज पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेसेस
विटनेसेस से उसकी पहचान करानी है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द फर्स्ट 15 days शैल नॉट बीन सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट बेल। सिर्फ विटनेस से आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द फर्स्ट 15 days, मतलब पहले 15 दिन के बाद भी, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा मुझे बेल ग्रांट करने, मतलब डिनाई करने के लिए। और अगर मैं तैयार हूँ कि मतलब मेरा केस बन रहा है कि मुझे बेल दे देनी चाहिए, और मैं ये भी आश्वासन दे रहा हूँ कि जो भी आप बेल बॉन्ड में जो कंडीशंस लिखोगे मैं उसको फॉलो करूंगा, तो वहाँ पे बेल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ऐसा अक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर ऐसा ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years है, तो उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा। विदाउट इसके जो अक्यूज पर्सन है उसको बेल यहाँ पे कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकती है। तो ये चीज था सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। सबसेक्शन 2 में सिंपल सी बात ये लिखी गई है कि कोर्ट को अगर लगता है किसी भी स्टेज पे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल कि जो अक्यूज पर्सन है तो वहाँ पे उसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड नहीं दिख रहे हैं कि उसने वहाँ पे वो क्राइम कमिट किया है, बट यहाँ पे कोर्ट को ये लग रहा है कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है उसके गिल्ट को प्रूव करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे कोर्ट उसको बेल पे छोड़ सकती है, बट विद अ बॉन्ड ऑफ हिज अपीयरेंस की आप अपीयर होते रहो। तो ये चीज है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 3 है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कंडीशंस डालता है उन ऑफेंसेस में जो कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 ऑफ BNS उसका चार्ज उस व्यक्ति के ऊपर लगा है। चैप्टर 6 कहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, यहाँ पे आपका मर्डर, रेप, ये एटसेट्रा, असॉल्ट सब कुछ आ जाता है। चैप्टर 7 ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो कि वेजिंग वॉर एटसेट्रा, ये सब टेररिज्म, ये सब कवर्ड होता है। इसके बाद चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, ये सब इसमें कवर्ड होते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस अगर उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं कमिट करने के, जहाँ पे पनिशमेंट कम से कम 7 साल है, एलिगेशन है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है या फिर उसका अबेटमेंट किया है या फिर कॉन्स्पिरेसी की है या अटेम्प्ट किया है, तो इन केसेस में कोर्ट उसको बेल देते समय कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा सकती है। क्या कंडीशन लगा सकती है वो आगे दिया गया है। पहली कंडीशन ये है दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। जो कंडीशंस दिया है उसको पूरा बढ़िया से फॉलो करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि बेल मिलने के बाद, बाहर जाने के बाद आप सिमिलर ऑफेंस तो नहीं कमिट कर दोगे जिसके ऊपर आपके ऊपर चार्ज लगा है, एलिगेशन लगा है, तो वैसा सिमिलर ऑफेंस नहीं कमिट करना है। तीसरी कंडीशन ये है कि निकलने के बाद विटनेस टैंपरिंग नहीं करना है, ना ही विटनेस को धमकाना है और ना ही एविडेंस टैंपरिंग करना है। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कोर्ट लगा सकती है इन सिनेरियोज में चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 के एलिगेशंस में। इसके बाद सबसेक्शन 4 सिंपल से ये कहता है कोर्ट अगर बेल दे रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या कंडीशंस थी, वो सब कोर्ट को लिखना पड़ेगा वहां पे। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे लगता है कि इस व्यक्ति की बेल को कैंसिल कर देना चाहिए तो बेल को कैंसिल कर देंगे और उसको अरेस्ट करके फिर से वापस से कस्टडी में ला दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 सिंपल सी बात ये कहता है कि एविडेंस लेने की तारीख फिक्स कर दी गई है, पहली तारीख हो गई है, उसके 60 डेज बाद भी कंक्लूजन नहीं हो पाया ट्रायल का, तो इस केस में भी कोर्ट यहाँ पे अक्यूज को बेल ग्रांट कर सकती है अगर मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। सबसेक्शन 7 सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कंक्लूजन ट्रायल का खत्म हो गया लेकिन जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए तो वहाँ पे उसको छोड़ सकते, बट ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर द जजमेंट डिलीवर, जिस दिन जजमेंट डिलीवर किया जाएगा, सुनाया जाएगा, उस दिन उसको वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 481 पे आ जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि बात करता है बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड to appear before next appellate court. Before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the court trying the offence of the appellate court, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or bail bond to appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be enforced for 6 months. काफी ज्यादा self explanatory है। And if such accused fails to appear, the bond and stand forfeited and the procedure under section 491 shall apply। 491 अभी आगे चल के देखेंगे। अब चलिए सेक्शन 482 पे आ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एंटीसिपेटरी बेल या फिर प्री अरेस्ट बेल के बारे में बात करता है। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस इसके रिलेटेड यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा सबसेक्शन 1 में, व्हेन एनी पर्सन हैज
रीजन टू बिलीव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड दैट कोर्ट में if it thinks fit direct that in the event of such arrest he shall be released on bail। मतलब मुझे लगता है मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो मैं कोर्ट के पास गया कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। कौन से कोर्ट के सामने जा सकता हूँ? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के सामने ही जा सकता हूँ, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट के सामने या किसी और अन्य कोर्ट के सामने नहीं जा सकता हूँ। इन्हीं दो कोर्ट के सामने जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। किन केसेस में? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। और एक और यहाँ पे एक बहुत प्री कंडीशन जरूरी है और वो ये है कि अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब वहाँ पे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कुछ कंडीशंस लगा सकती है जो कि सब सेक्शन 2 में है। पहली कंडीशन ये है कि मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी पुलिस वाला बोलाएगा इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है और वो ये है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे पर्सन जो कि आपके केस से रिलेटेड है, जिस केस में आप एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर हो, तो उसको आप परेशान नहीं करोगे बिल्कुल भी। तीसरी कंडीशन ये है कि आप इंडिया लीव करके नहीं जाओगे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लोगे तभी जा सकते हो। और चौथी कंडीशन ये कह सकती है इसके अलावा भी अगर कोर्ट चाहे तो कोई भी कंडीशन वहाँ पे लगा सकती है। कोई भी कंडीशन यहाँ पे ब्रीच हुई तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो सकती है, मतलब कैंसिल हो सकती है और वापस वहाँ पे अरेस्ट होकर जेल आना पड़ेगा। सब सेक्शन 3 सिंपल सी बात ये कहता है ऐसा व्यक्ति अगर अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे पुलिस वाले को उसको छोड़ना पड़ेगा। सब सेक्शन 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि अगर ऑफेंस सेक्शन 65 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ BNS से रिलेट करता है तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। सेक्शन 65 पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में बात करता है। सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 गैंग रेप ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। तो इन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी जिक्र नहीं आएगा, वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। अब सेक्शन 483 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 483 भी गाइस ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए स्पेशल पावर्स के बारे में बात करता है। इसका सिंपल से मतलब है कि इनका जो बेल का जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू अदर कोर्ट्स, और उसी से रिलेटेड इनकी स्पेशल पावर्स बनाई गई है। स्पेशल पावर क्या है कि कोई भी अक्यूज पर्सन अगर जेल में है तो उसको कभी भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट वहाँ पे बेल दे सकती है और जैसे कंडीशन लगाना चाहे वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। और ऑफेंस का नेचर क्या होना चाहिए वो लिखा है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480, जो कि चैप्टर 6, 7 और 17 के बारे में बात कर रहा था। तो ये पहली पावर है। दूसरी पावर ये है कि मजिस्ट्रेट साहब जो भी कंडीशन लगाए हैं बेल की उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर बिल्कुल बेल को हटा भी सकते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। इसके बाद एक प्रोवाइजो दिया गया है जहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे केस में अगर मतलब ऐसा कोई केस है जो कि एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकती है या अगर एक्सक्लूसिवली नहीं कर सकती है, तो ऐसा केस है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज अ मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है, तो उस केस में हाई कोर्ट को या फिर सेशन कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस भेजनी पड़ेगी बिफोर ग्रांटिंग बेल। और कुछ यही चीज अगले प्रोवाइजो में भी दिया गया है कि अगर सेक्शन 65 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप मैंने बताया, सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 जो कि गैंग रेप ऑफ चाइल्ड, तो ऐसे एलिगेशन है तो वहाँ पे बेल देने से पहले हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को फिर से नोटिस देनी पड़ेगी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। तो ये चीज है सेक्शन 483 में, और कुछ खास है नहीं। सेक्शन 484 अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ के बारे में बात करता है, कितना अमाउंट होना चाहिए बॉन्ड में। तो पहली बात तो यही है कि एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिव्यूज, वो कम भी कर सकते। इसके बाद सेक्शन 485 बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज के बारे में बात करता है। बॉन्ड के बारे में बेसिकली बात करता है। पहला पैराग्राफ जो है सबसेक्शन 1 बेसिकली यही चीज़ कहता है कि बेल देते समय अगर उस व्यक्ति के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं तो जो बॉन्ड है उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और अगर बॉन्ड में कोई टाइम या प्लेस लिखा गया है कि वहाँ पे उस पर्सन को अटेंड करना होगा तो वहाँ पे उसको करना होगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि बेल देते समय जो कंडीशन लगी वो यहाँ पे लगी रहेगी। थर्ड कहता है इफ द केस सो रिक्वायर्स द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल ऑल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट टू आंसर द चार्ज। तो ये चीज़ है सबसेक्शन 4 बेसिकली यहाँ पे फिटनेस ऑफ श्योरिटीज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे एफिडेविट्स इन प्रूफ ऑफ फैक्ट्स ले सकते हैं, एफिडेविट को ले सकते हैं, या फिर जो कोर्ट है वो एक इंक्वायरी करवा सकती है फिटनेस को चेक करने के लिए। उसके बाद 486 डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज के बारे में बात करता है। एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन अक्यूज्ड पर्सन फॉर हिज रिलीज ऑन बेल शैल मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट एज टू द नंबर ऑफ पर्सन्स टू whom he has stood surety इंक्लूडिंग द accused, गिविंग देयर इन ऑल द रिलेवेंट पर्टिकुलर्स। सारे पर्टिकुलर्स वहाँ पे देने पड़ेंगे।
487 डिस्चार्ज के बारे में बात करता है फ्रॉम कस्टडी। जैसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा बेल बॉन्ड, वो जो अक्यूज पर्सन उसको तुरंत वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि नथिंग इन दिस सेक्शन 478 और सेक्शन 480 शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन लायबल टू बी डिटेन्ड फॉर सम मैटर अदर देन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द बॉन्ड और बेल बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो जिस मैटर के लिए बेल बॉन्ड किया गया उसी में छोड़ा जाएगा। कोई और मैटर में भी अगर फंसे हुए तो वहां पे ये चीज काम नहीं आने वाली है। सेक्शन 488 भी बहुत सिंपल है, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। श्योरिटीज अगर इनसफिशिएंट है या फिर सफिशिएंट श्योरिटीज ली गई है तो जो कोर्ट है बेल को कैंसिल करके वो जो अक्यूज पर्सन उसको फिर से अरेस्ट कर सकती है और उससे कह सकती है कि आप सफिशिएंट श्योरिटीज को लेके आओ। 489 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज के बारे में बात करता है। तो जो श्योरिटी है वो अपना आपको डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन ले लेते हैं तो जो अक्यूज पर्सन है जो कि बेल पे बाहर है उसको फिर से वहां पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि आप सफिशिएंट श्योरिटीज को लेके आ जाइए, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 490 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। Such court or officer may, except in the case of a bond for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government promissory notes to such amount as the court or officer may fix in place of executing such self। तो guys इसके बाद जो sections हैं बहुत ज़्यादा self explanatory है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, लेकिन एक टॉपिक बच रहा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पैड से हट जाते हैं। तो पहली चीज़ है कैंसिलेशन ऑफ बेल और उसके बाद हम लोग बात करेंगे केस लॉस के ऊपर। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस जो कोर्ट है वो कभी भी एक एक्यूज पर्सन जो कि बेल पे बाहर है उसकी बेल को कैंसिल कर सकती है। कौन से बेसिस पे कैंसिल कर सकती है, तो जो अगर एक्यूज पर्सन है उसने अगर जो भी उसके ऊपर कंडीशन लगाई गई थी उनमें से कोई भी कंडीशन अगर वायलेट करता है तो तुरंत के तुरंत कोर्ट बेल कैंसिल करके उसको अरेस्ट करवा सकती है। या फिर अगर वायलेट नहीं भी कर रहे हो लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो बेल को अच्छे आर्गुमेंट लाके अपोज भी कर सकती है। अगर जो कोर्ट है सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में भी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई बेल को ग्रांट किया है तो जो अपोजिट पार्टी है अगर उसको ये जो बेल का जो ऑर्डर है उसकी लेजिटिमेसी को अगर चैलेंज करना है तो वहां नीचे ट्रायल कोर्ट में नहीं जा सकते जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे आते हैं, बल्कि उनको ऊपर जाना पड़ेगा अपील करने के लिए जो कि है हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हायरार्की पूरी मेंटेन रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई कोर्ट बेल देती है तो उसको अपोज करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जा सकते, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये चीज है बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर कोई बड़ा कोई चीज कह रहा है तो उसको निगेट करने के लिए उससे बड़े के पास जाओगे, उससे नीचे के पास नहीं आओगे। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब चलिए केस लॉस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला केस आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। गुरबख्श सिंह सिबिया। अब यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी टू डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल अगर कोर्ट को देना है तो वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स उनको ध्यान में रखने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। पहला जो कंडीशन था, जो कि पहला प्रिंसिपल था, वो ये था कि अक्यूज के पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट एंटीसिपेशन जो अरेस्ट उसके दिमाग में है वो बिल्कुल ही लेजिटिमेट है और वो स्ट्रांग है। कोई भी फॉल्सलेस वेग बिलीव लेके वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। कॉन्क्रीट रीजन टू बिलीव यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये दिया कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर हाई कोर्ट है जहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जा सकता है तो वहाँ पे कोर्ट को अपना लीगल माइंड, रीजनेबल माइंड लगाना पड़ेगा और ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी केस यहाँ पे मेड आउट हो रहा है कि नहीं एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने के लिए। मतलब यहाँ पे प्रॉपर जुडिशियल माइंड लगना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है, मतलब तीसरा जो गाइडलाइन है वो ये कहता है कि एफआईआर इज नॉट अ प्री कंडीशन टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। सिंपल सा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अक्यूज के खिलाफ एफआईआर हो जाए तभी वो एंटीसिपेटरी बेल को मतलब उसके लिए अप्लाई करे। एफआईआर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर अरेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का तो फिर कोई बात ही नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, जो कि शुरुआत से मैं वीडियो में बताते आ रहा हूँ। तो ये भी वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल उस केस में नहीं ग्रांट किया जाएगा अक्यूज पर्सन को जहाँ पे एक रीजनेबल ग्राउंड ये बनता है कि अगर अक्यूज पर्सन को हम लोग रिमांड में ले लेते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं तो उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्सट्रैक्ट कर सकती है केस मेड आउट करने के लिए।
क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लेके अगर चला जाएगा तब तो फिर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस उससे निकल सकता था, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगा है विच इज़ पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उस केस में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट करेगी जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि जो चार्जेस अक्यूज के ऊपर लगे हैं वो प्राइमा फेसी फॉल्स हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स गुरबख्श सिंह सिपिया में दिया गया था रिगार्डिंग एंटीसिपेटरी बेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट में कोर्ट ने ये कहा था कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो एक फॉर अ फिक्स टर्म नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसा डिमांड करते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए एंटीसिपेटरी बेल देना चाहिए तो वहाँ पे कोर्ट ऐसा कर सकती है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर जनरली विदाउट ड्यूरेशन अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होती है तो वहाँ पे ड्यूरेशन होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, तब तक एंटीसिपेटरी बेल कंटिन्यूएंस में होती है जब तक कोर्ट उसको बीच में ही अपनी तरफ से ना हटा ले। इसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज में कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा अक्यूज है जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको बेल बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाएगा। इसके बाद जो केस है बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डिफॉल्ट बेल है, स्टैट्यूटरी बेल, जो कि वीडियो में मैंने शुरुआत में बताया था, ये एक इनएलियनेबल राइट है और बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर विद इन टाइम अगर पुलिस वाले या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चार्जशीट नहीं फाइल करती तो यहाँ पे अक्यूज का ये इनएलियनेबल राइट है कि उसको वहाँ पे रिलीज कर दिया जाए और उसको वहाँ पे मिल जाएगी डिफॉल्ट बेल। तो गाइज यही थे सारे केस लॉज और यही सब कुछ था बेल के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और इसके अलावा लास्ट में मैं कुछ बेल के ऊपर कहना चाहूँगा कि जो बेल का जो लॉ है इंडिया में ये उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने एक रिपोर्ट है, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, एनसीआरबी का भी एक डेटा है टिल December 31, 2022, जहाँ पे ये कहना है इंडिया में टोटल 5,73,220 टोटल प्रिजनर्स है, जिनमें से अराउंड 4.5 लाख लोग अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब उनका ट्रायल चल रहा है और वो जेल में बंद है, उनको बेल नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर निकालोगे तो हर 4 में से 3 प्रिजनर्स अंडर ट्रायल। और डेटा ये भी कहता है कि उनमें से 14.6% अंडर ट्रायल्स ऐसे हैं जिन्होंने जेल में 1 से 2 साल बिताए हुए हैं, 7.8% ऐसे हैं जो कि 2 से 3 साल से जेल में है, 6% ऐसे हैं जो 3 से 5 साल जेल में है और 2.6% ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज्यादा जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। एक रीजन तो इसका बहुत ज्यादा ये भी बताया जाता है कि हमारी जुडिशियल कैपेसिटी वो काफी ज्यादा कम है, अराउंड 15 से 20 जज हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, जबकि लॉ कमीशन का ये कहना है कि 50 जजेस पर मिलियन वो पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कई बार तो इन्वेस्टिगेशन है उसमें डिले होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि अननेसेसरी अरेस्ट होने लगते हैं। इसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा जेल में बढ़ रही है और जो हमारी कोर्ट्स है उनका भी स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है बेल देने के लिए। इनफैक्ट आप सुने होंगे यूएपीए, एनएसए, एनडीपीएस, इन सब ये जो स्ट्रिंजेंट एक्ट्स है वहाँ पे जल्दी बेल नहीं मिलती है। ये भी एक कारण हो सकता है, कितने सारे अंडर ट्रायल्स यहाँ पे जेल में हो रखे हैं। तो इसके ऊपर डेफिनेटली सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे कि अभी बीएनएसएस जो एक्ट लेके आए हैं उसमें जो प्रोविजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ऐसा कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जिसने 1/3 ऑफ द पनिशमेंट काट दिया तो उसको वहाँ पे बेल दे दे। तो ये सब कुछ अच्छे स्टेप्स हैं, क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ तो ये कहता है नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट स्टिल यहाँ पे सबको मतलब काफ़ी लोगों को सालों साल यहाँ पे जेल में काटने पड़ जाते हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वालों को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।